तो दोस्तों देखा जाए कुछ ही दिनों में आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ, थ्योरी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल है जो कि हमारा पास थ्योरी एग्ज़ाम से पहले हो जाता है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ कि थ्योरी का जो एग्ज़ाम आता है क्लास 10th में आता है हमारे पेंटिंग को लेकर, तो यहाँ पे हमारा पे पेंटिंग को लेकर जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है, जिसका यहाँ पे हमारा पे जो क्वेश्चन पेपर आता है जो कि हमारा बनता है 30 नंबर का। तो 30 नंबर का यहाँ पे हमारा पर जो कि इसका एग्ज़ाम आता है करने के लिए, और जिसके लिए आपको मिलते हैं यहाँ पे हमारा पर 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे देखा जाए बहुत सही है। और लगभग यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है 2:30 बजे शुरू होगा और लगभग यहाँ पर हमारा पर 4 बजे के आसपास आपको ख़त्म हो जाएगा। तो 1.5 घंटे 30 नंबर के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे हमारा पर कि जो है कि हमारा पेंटिंग का पेपर है, तो इसमें अपना कैसे अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको एक जो क्वेश्चन पेपर होता है पेंटिंग का, कि जो आपका एग्ज़ाम में आता है जिस तरह से आता है, वो पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ विद सॉल्यूशन। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपका पेंटिंग में पास होना पक्का, 100% आपका पास होना पक्का हो जाएगा। साथ ही साथ पेंटिंग को लेकर हमारा पर एक और वीडियो है, उस वीडियो का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पे आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो वो वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, मुश्किल से लगभग 20 मिनट के आसपास की है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं प्लस ये वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपको पेंटिंग में कोई फील कर ही नहीं सकता है। बस आपने प्रैक्टिकल भी दिया हो और साथ में आप जो थ्योरी एग्जाम है ये भी आप दे रहे हैं, तो इन दोनों मिलाकर आपको पास कर दिया जाएगा। बस आपको यही क्वेश्चन करने, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा पास जो मेन जो क्वेश्चन आते हैं किस हिसाब से आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा पास शुरू में हमारा पास जो है कि 1 नंबर के 2 नंबर के यहाँ पे हमारा पास सवाल बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा पास कहा भी जाता है कि मौर्य और शुंगों के द्वारा कला के प्रति दिए गए योगदान पर कुछ पंक्ति लिखे। कि यहाँ पर हमारा पास 2 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर हमारा बनता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश हमारा पर बनते हैं हमारा पास चंद्र मौर्य, बिंबिसार, उसके बाद हमारा बनते हैं अशोक। तो अशोक है जिन्हें अपना खास माना जाता है, और अशोक है, अशोक ने अपना जो है कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। और फिर बौद्ध धर्म को अपनाने बाद में कई सारे पे हमारा पर जो है कि कला को लेके काम किए थे, और उन्हीं में से एक हमारा बनता है सांची मास्तूप। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास सांची मास्तूप है जो कि यहाँ पे हमारा पास मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और जो आपके पास आपने देखा भी होगा 200 रुपये का नोट। जी हाँ, ये हमारा पास इंडियन करेंसी 200 रुपये का नोट है। तो इसके पीछे भी हमारे पास सांची मास्तूप का चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा पर जो है कि बात करते हैं, जैसे मौर्य युग के कलाकारों ने भारतीय कला के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया था। मौर्य वंशीय राजाओं के उपरांत जब सांगा वंशियों ने राजकीय शक्ति ग्रहण की तो उसकी वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मध्य प्रदेश में इसे सांची में देखने को मिलते हैं। कि यहाँ पे सांची मास्तूप है, यानी कि अगर सवाल थोड़ा चेंज होता है और आपसे पूछा जा सकता है कि सांची मास्तूप क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सांची मास्तूप है जिसका निर्माण हमारे पर अशोक ने करवाया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए थे। और बाद के जो शासक आए थे, जो शुंग शासक आए थे, उन्होंने इसको पूरा करवाया था, जिसमें हमारे पास 4 तोरण द्वार है, लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे हमारा पर गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ ये हमारा पर सांची मास्तूप बनता है, जो कि बाकी स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप और खास स्तूप माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा पर अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हमारा पर 2 नंबर का एक और हमारे पास सवाल बनता है। तो ये सवाल यहाँ पे हमारा बनता है, अजंता चित्रकला की लाक्षणिकता क्या है। तो अजंता चित्र जो कि हमारे पास कहाँ बनते हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में हमारे पास एलोर गुफा है, अजंता गुफा है। तो वहाँ पे हमारे पास कई सारी पत्थरों को काट कर अंदर से बनाई गई गुफा है, जहाँ पे कई सारे चित्र हमें देखने को मिलते हैं। और उन्हीं में से एक हमारा चित्र भी बनता है ब्लैक प्रिंसेस ऐश्वर्य राजकुमारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के निकट अजंता गुफाएं है, और इन गुफाओं का नामकरण पास ही के गांव अंजित से पड़ा है। पूर्ण और अपूर्ण गुफाएं मिलाकर 30 है। इन गुफाओं में से कुछ गुफाओं का उपयोग पूजा के स्थान, चेरियो तथा उनमें से अधिकांश मठों विहारों के रूप में होते रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अलग से ये भी सवाल आ सकता है कि चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं। जी हाँ, अलग से ये भी आपका 2 नंबर सवाल बन सकता है, 1 नंबर सवाल बन सकता है कि चैत्य और विहार क्या है। तो चैत्य हमारे पर वो गुफा होती है जहाँ पर धार्मिक काम होते हैं, पूजा पाठ हवन यज्ञ, तो वो हमारा पर चैत्य गुफा होती है। जबकि विहार क्या होता है हमारे पर, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, अपना अध्ययन कार्य करते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, वो हमारा विहार होता है। अजंता की कलाकृतियों 2 चरणों में पूरी की गई है। प्रथम हीनयान चरण में हुई है, जिसमें भगवान बुद्ध के प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है, और दूसरा चरण महायान का है। तो यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म है जो कि हमारे पास 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हमारा बनता है हीनयान और एक हमारा बनता है महायान। क्योंकि मोस्टली क्या है, जितने भी धर्म है आगे चल के 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर जो हमारा पर देखा जाए बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के यहाँ पे दो शाखाएँ हैं, एक हीनयान और एक महायान। इसी तरह यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है होयसाल। तो होयसाल चित्र
शैली या होशैल शिल्प कला, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे होशैल शिल्प का अंतिम सचिव लिखे। तो होशैल युग में मंदिर वास्तुकला बहुत प्रचलित थी। विस्तृत मंदिर वास्तुकला के अतिरिक्त प्रत्येक मंदिर में मूर्तियों की वास्तुकला में आंतरिक सजावट की जाती थी। दक्षिण के एक प्रसिद्ध राजवंश के नाम के आधार पर होयसाल शैली का नाम पड़ा। आजकल के हैलीबिड नामक शहर को होयसाल वंश की राजधानी माना जाता है। इस शहर का पहला नाम द्वार समुद्र था और होयसाला शैली अपने में अपूर्व तथा अति विशिष्ट है। तो ये हमारा पास होयसाल शैली या होयसाल पेंटिंग या होयसाल कला, होयसाल शैली। तो अगर इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास 1.5 घंटा है, 1 घंटा 30 मिनट है, 90 मिनट है लगभग आपके पास पेपर देने के लिए। और इस 90 मिनट में 1.5 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले आप वो करिए जो आपको आते हैं और बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते। छोड़ना कोई नहीं है, अब बना बने करिए। अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में खाली शीट में कोई टीचर नंबर आपको देने वाला नहीं है, लेकिन आप गलत भी करेंगे तो भी कुछ नंबर मिलने के चांस आपके बन जाते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको जो है कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको एक और वीडियो मिल जाएगी जो क्लास 10 की पेंटिंग के ऊपर बनी हुई है। उसमें मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन कराए गए। तो उन क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं प्लस इस वीडियो को अपना देख लेते हैं तो पेंटिंग में कोई आपको फेल कर ही नहीं सकता। जी हाँ, बशर्ते आपने प्रैक्टिकल भी आपने दिया हो। तो आपने प्रैक्टिकल दिया और प्लस आपका ये थ्योरी है, तो इसको लेकर अब इन क्वेश्चन को तैयारी करेंगे, आपका अपना पेंटिंग पास होना पक्का। और दोस्तों हो सकता है कि आपके और भी सब्जेक्ट हो, आपके साइंस हो, सोशल हो, बिजनेस हो, या आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो ऑलमोस्ट आपके जो भी सब्जेक्ट है तो उसको लेकर भी वीडियो बन चुकी है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो आप वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, सारी वीडियो मिल जाएगी। उनसे तैयारी करिए, अपना पास होने का पक्का कर लीजिए। सारी वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर हिसाब से होयसाल कला को लेकर, शैली को लेकर कोई भी सवाल है तो आप ये लिख सकते हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, चित्रकला की पहाड़ी शाखा के कोई एक क्षेत्र का नाम लिखिए। इस शाखा के कोई एक चित्र का वर्णन करें। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए पहाड़ी शाखा, कांगड़ा घाटी के निकट गुलेर नामक छोटा सा राज्य था। यह राज्य पहाड़ी शैली के चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। 1450 ईस्वी से 1780 ईस्वी के दौरान यह शैली विभिन्न राजाओं के संरक्षण में काफी पल्लवित और समृद्ध हुई। गुलेर लघु चित्रकला विकास के विभिन्न चरणों को पार करते हुए पल्लवित हुई। इस पर लोक कला तथा मुगलों की लघु चित्र शैली का प्रभाव पड़ा। 18वीं शताब्दी ईस्वी में गुलेर चित्रकला अपनी परिपक्व अवस्था तक पहुंच चुकी थी। कुछ विद्वानों के मतानुसार पहाड़ी शैली का मूल गुलेर में था, जिसने कई अन्य पहाड़ी शैली जैसे कांगड़ा को प्रभावित किया। गुलेर चित्रों को प्रमाणित विशेषता पौराणिक कृषि तथा राधा की प्रेम कथा है। यह प्रेम कथा आज तक दिव्य प्रेम के जीवंत प्रतीक के रूप में मानी जाती है। इन कहानियों की शाही चित्रों तथा राजसभा के दृश्यों में सजाया गया है। श्रृंगार विशिष्ट राजपूत चित्रकला का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारे पास को बताना है यहाँ पर कुछ पहाड़ी कला के बारे में। तो पहाड़ी यहाँ पे हमारे पास जैसे कि हमारा पास कश्मीर है, हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारा पास राजस्थान है, हमारा पर देखा जाए कि महाराष्ट्र है। तो ये कुछ हमारा पे क्या है, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे जो कला पनपी है उसे अपना पहाड़ी शैली के नाम से कहा गया है। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है नंबर 5। तो 1 नंबर सवाल है, तो 1 नंबर सवाल में आप 2-3 लाइन लिख देंगे तो भी आपके लिए बहुत है। और जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा गया है कॉलम चित्रकला की पद्धति पर लिखिए। तो कॉलम क्या है, जैसे आम भाषा में हम कह सकते हैं रंगोली, जो कि हमारा पर दक्षिण भारत साउथ इंडिया से जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत में सांस्कृतिक तथा धार्मिक त्योहारों के अवसर पर कॉलम बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। फर्श की सजावट के अन्य भारतीय माध्यमों की भांति कॉलम को भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा पर कॉलम है, तो इसको आम भाषा में हम कह सकते हैं अपना रंगोली। जैसे कि जो हमारा पर त्यौहार वगैरह होते हैं, खासतौर पर हमारा पर दीपावली होता है, तो यहाँ पे हम अपना जो है कि कुछ अपने रंगों को लेकर अपना फर्श पर अपना कुछ डिजाइन बनाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रंगोली। और इसे अपना साथ में हम कह सकते हैं कॉलम। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन और आगे हमारा बनता है नंबर 6। तो जरूरी सवाल है कांथा। ये कांथा कढ़ाई कैसे भी सवाल बन सकता है कि कांथा क्या है, कांथा कढ़ाई क्या है, इसके बारे में बताना है। तो कांथा कढ़ाई बंगाल में कढ़ाई और रजाई लिहाफ पर अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की लोक प्रथा है। इस प्रथा का नाम कांथा है। यहाँ पे हमारा बंगाल है, बंगाल के कलाकार है, उन कलाकारों को एक खास नाम दिया गया है पोटवा। तो पोटवा है, तो वो अपना कुछ कलाकारी करते हैं अपना कपड़ों पर, तो उसे हम अपना कहते हैं कांथा।
और यहाँ पर हमारा बनता है इसी तरह हमारा पर नंबर 7। तो नंबर 7 है, नंबर 7 में हमारे पास कहा जाता है भारत की कम से कम 2 लोक कलाओं की शैली के नाम बताइए। तो भारत की 2 लोक कला कौन सी है? तो वैसे देखा जाए काफ़ी सारी है, लेकिन फिलहाल अपना देखा जाए भारत के हर एक गांव की अपनी लोक कला शैली है। इन सब में कुछ शैलियाँ तो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कोलम, फुलकारी, फुलकारी जो कि हमारा पंजाब की है, और कोलम फर्श सजाने की कला है, जबकि फुलकारी तथा कंथा, कंधा जो कि बंगाल की है, कपड़ों पर कढ़ाई का काम करती है। तो ये हमारा पर कुछ हिसाब से आप लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा मधुबनी पेंटिंग है, वो भी जो कि हमारा पर बिहार की है। तो हर जगह की अपना जो है कि कुछ लोक कला बनती है। और ऐसे हमारा पर क्वेश्चन बनता है हमारा पर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है नाइट वॉच चित्र क्या दर्शाता है? इस कार्य की महत्व की लाक्षणिकताएं दर्शाइए। या कह सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रख्यात चित्र बर्थ ऑफ वीनस का वर्णन कीजिए। इस चित्र में वीनस क्या संकेत करता है? तो यहाँ पर देखा दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पर काफ़ी आसान है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहला जो बनता है नाइट वॉच, इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके बारे में है क्या। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए रैमरा एक डच चित्रकार था। यह एक यथार्थवादी था। उसके अधिकांश चित्रों में हम प्रकाश एवं छाया का रहस्यवादी प्रदर्शन देखते हैं। इस प्रकार से उसके चित्रों में चित्र की आत्मा का अधिक प्रदर्शन होता है। 1640 से 1642 के बीच रेम्ब्रा ने दी नाइट वॉच का चित्र दिया है। तो यहाँ पे हमारा पर रेम्ब्रा को लेके सवाल आ जाए या दी नाइट वॉच को लेके अपना सवाल आ जाए, सवाल आगे पीछे कुछ भी हो, आप उसमें देखिए द नाइट वॉच या रेम्ब्रा। तो ये कुछ नाम है, सवाल को आगे पीछे आपको नहीं समझना, आपको इतना नहीं समझना है, उसमें अगर ये शब्द आते हैं तो आपको आंसर यही लिखना है। अब इस जो अपना हमारा बनता है पेंटिंग द नाइट वॉच, इसमें है क्या? तो इसमें अपना जो है कि दिखाया गया है एक जो है यह चित्र एक युवा कप्तान को अपने अधीनस्थ लेफ्टिनेंट को अपनी कंपनी के गैर सैनिकों को वहाँ से चले जाने के आदेश देते हुए दिखाया गया है कि वो कह रहा है यहाँ से कि चले जाओ। और इस चित्र में प्रकाश तथा छाया का बड़ा प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। कप्तान काली वर्दी पर लाल पेटी बांधे हुए हैं। लेफ्टिनेंट तथा एक छोटी लड़की पीली ड्रेस पहने दिखाई गई है। ये रंग भी विजय के प्रतीक है और लड़की की पेटी से एक सफ़ेद मरा हुआ चूजा लटक रहा है। चूजा मतलब अपना मुर्गी या मुर्गी का बच्चा, जो दुश्मन की पराजय को दर्शाता है। तो ये चित्र है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यही आपको लिखना है कि एक जश्न मना रहे हैं और यहाँ पर हमारा पर जो कैप्टन है वो जाने के लिए कह रहा है। और इसमें एक छोटी सी बच्ची भी है जिसके हाथ में क्या है, एक अपना जो है मरा हुआ चूजा। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारा बात की जाए अपना, जैसे कि अभी हमने सवाल करा था अपना जो है कि बर्थ ऑफ वीनस, वीनस का जन्म, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये भी आसान है और ज़रूरी है। तो यहाँ देखा जाए 1486 के आसपास सैंडो बोत्तिचेली ने वीनस का जन्म नामक चित्र बनाया। दूसरी शती के महान प्राचीन यूनानी ग्रीक कलाकारों की श्रेष्ठतम कलाकृतियों से प्रेरणा पाकर बनाए गए चित्रों में उसकी गणना की जाती है। प्राचीन ग्रीक कलाकारों की प्रेरणा से बनी यह कलाकृति पुनर्जागरण की सबसे बड़ी मिसाल है। इस चित्र में ग्रीस की प्राचीन देवी वीनस को सीपी से पैदा होते हुए दिखाया गया है। निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के देवी सांसारिक प्रेम के स्थान पर आध्यात्मिक प्रेम को निरूपित करती है। सौंदर्य तथा सत्य के प्रतीक के रूप में वह वीनस पूरी तरह से वयस्क स्त्री के रूप में दिखाई देती है कि अपना पैदा होते ही वो वयस्क हो गई है, बड़ी हो गई है। इसी चित्र में यह एक ऋतु की देवी उपस्थित है जो वीनस को फूलों से कड़ा हुआ कपड़ा देती है जिससे वह अपना शरीर ढक सके, और दूसरी ओर पवन देव जैसे देवदूत वायु को प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं और वीनस इन दोनों के बीच में विनयशील मुद्रा में खड़ी है। तो ये हमें अपना देखने को मिलता है। यहाँ पर एक तरफ हमारा पवन देव है दिखाया गया, दूसरी तरफ हमारे पर ऋतु देवी है जो उन्हें पूरा वस्त्र दे रही है, और पवन देव है जो फूलों की बरसात कर रहे हैं। तो ये हमें अपना देखने को मिलता है। और इसमें अपना जो वीनस है ये अपने सीप से पैदा हुई है और पैदा होती है यहाँ पर हमारा पर बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे आपको जो भी पता है आप यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पे हमारा आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर, और आपको जो आंसर करने हैं वो नंबर के हिसाब से करने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन अपना काफ़ी अच्छे से आता है तो पूरा पूरा पेज उसी में आप भर दोगे, नंबर के हिसाब से आपको करना है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि बनता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पे कहा जाता है लैंडस्केप चित्रात्मक करने के सामान्य तौर पर प्रभावशाली खास दिलचस्पी क्या होती है? तो सेजा, पॉल सेजा का विशेष प्रेम प्रकृति के दृश्यों के चित्रण में
था। उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक विचारों को भी अपने चित्रों में स्थान दिया। लैंडस्केप इन रेड का उनकी प्रकृति चित्रण वाली कृतियों में से विशेष स्थान है। यह एक प्रयोगात्मक शहरी दृश्य चित्र है। चित्रकार ने शहर जैसा रूप दिखाने की कोशिश की है जो सिवाय जंगल के कुछ भी नहीं है। उनके शहरी प्रकृति चित्रों में शहरों के रहस्य में प्रकृति का चित्रण होता है। सुलेखी रूप में रेखाओं के रंग के साथ बड़े अच्छे तरीके से संयोजित किया गया है। इस संयोजन में रंग तथा आकार अलग से उभरते हैं और इस चित्र में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया गया है, तथापि इधर उधर कुछ हरे रंगों का भी हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा बनता है जो है कि हमारा पर लैंडस्केप। और इसी तरह हमारे पर एक और यहाँ पे सवाल बन जाता है हमारा पर सिरहाने का स्टिल लाइफ विद ऑनियंस। तो एक यह भी हमारा पर जो सवाल बन जाता है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे हमारा पर है क्या। तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि सिरहाने का स्टिल लाइफ विद ऑनियंस पर एक टीकात्मक टिप्पणी लिखे। तो पॉल सेजा उत्तर प्रभाववादी युग का कलाकार था जिसने अपनी अभिव्यक्ति के लिए नए साधनों की खोज की। उसके चित्रों में प्राकृतिक आकारों की सरलता एवं सहजता दिखाई देती है। उसके अनुसार प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को ज्यामितीय आकार के ठोस आकार जैसे शंकु, सिलेंडर तथा घन के रूप में बदले जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारा पर इनका मानना है कि प्रकृति में जो भी कुछ है वो अपना किसी न किसी 2D या 3D शेप में है, इसलिए इसे अपना घनवाद का जनक भी माना जाता है कि घनवाद के जनक है अपना जो है कि फादर ऑफ क्यूबिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास माना जाता है। इसी कला के बाद घनवाद का प्रारंभ हुआ और इसलिए इसे घनवाद का जनक भी कहा जाता है। इसके चित्र स्टिल लाइफ विद ऑनियंस में एक ऐसे रंगों के अलग अलग रंग सामंजस्य से किसी वस्तु में प्रकाश और छाया को नए अर्थ देकर विभिन्न स्वरूपों को चित्रित किया गया है। और ऐसे हमारा बनता है एक और हमारा सवाल बनता है रिनोयर की कला शैली को समझाइए। तो ये भी कभी कभी अपना सवाल आ जाता है 1 नंबर 2 नंबर में। तो यहाँ पे हमारा पर रिनोयर की कला शैली को समझाइए। ऑस्ट रिनोयर एक फ्रांसीसी कलाकार था। 1876 ईस्वी में उसने मोरिन दे लॉ गैलोत का चित्रण किया। इस चित्र में युवा लोगों को जिंदगी का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। वे लोग पिकनिक मना रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं तथा पार्टी कर रहे हैं। रिनोयर की कृतियों में कोमलता, भावात्मकता, लुभावनी छवि का चित्रण है। उसने अपनी कृति की संरचना करते समय फारसी समाज की गतिविधियों का वातावरण, समाज का प्रतिबिंब सुस्पष्ट किया है। तो आप ये थोड़ा बहुत लिख सकते हैं इसके बारे में। ये 2 नंबर सवाल है तो 2 नंबर सवाल में ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हमारा पर अगला घनवाद। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था यहाँ पर हमारा पर घनवाद क्यूबिज्म। तो यहाँ पर हमारा पर जो है कि कहा जाता है कि घनवाद की यानी क्यूबिज्म की व्याख्या आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका घनवाद चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में शुरू हुई थी और 20वीं सदी के प्रारंभ में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। और सेजा घनवाद का पुरोगामी नायक है कि उन्हें अपना घनवाद का जनक माना जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि हमारा जो आसपास में जो भी कुछ है वो किसी न किसी 2D 3D शेप में ही बना हुआ है। जैसे हमारा पर कमरा है तो कमरा हमारा पर जो है कि बन जाता है कि क्यूबोटिकल या क्यूबिज्म, या हमारे पर जैसे कि जो हमारा हाथ में जो मोबाइल है ये मोबाइल भी हमारे पर कैसा बन जाता है हमारा पर क्यूबोटिकल है। हमारे जो कॉइन होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं। तो ये अपना इनका मानना है कि हमारे आसपास में जो भी कुछ है वो किसी न किसी 2D या 3D शेप में ही है। और यहाँ पर उसका कहना था कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु का बेलन या गोला की समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इस युग के महत्वपूर्ण कलाकारों में पिकासो, ब्रक और लेजे गिने जाते हैं। और ऐसे हमारे पास एक और जरूरी सवाल बनता है जो कि बनता है कैंडिस्की का हमारा बनता है ब्लैक लाइंस। तो सवाल आपका चाहे ब्लैक लाइंस आ जाए या कैंडिस्की आ जाए तो दोनों मतलब एक ही है। इसमें आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है कि अपना कैंडिस्की के कोई एक चित्र को चुनकर वर्णन कीजिए। तो इसका कैंडिस का एक फेमस चित्र है ब्लैक लाइंस। तो ये यहाँ पर आप देख भी रहे कि ब्लैक लाइंस है। तो अपना देखा जाए कि नॉर्मल व्यक्ति के लिए अपना देखा जाए कि ये कुछ दबेई है, लेकिन जो कलाकार होते हैं उनके लिए एक रहस्य है। ब्लैक लाइंस नामक चित्र को कैंडिस्की ने 1913 ईस्वी में बनाया। जैसा चित्र के शीर्षक से संकेत मिलते हैं, ऐसा लगता है कि रेखाएं भारतीय स्याही द्वारा खींची गई है, परंतु वस्तुतः यह रेखाएं काले रंग
से खींची गई है। इस संयोजन में व्यवस्थानुसार चित्र के एक विशेष कॉर्नर में खींची गई रेखाओं से एक भिन्न अर्थ निकलता है। इस युग में बने अन्य चित्रों की भांति उसके चित्रों में सरलता, शुद्ध रेखा लेख ऐसे चित्र किए हैं मानो कि कंकाल, अस्सी पंजर में मांस हो ही नहीं। रंगीन धब्बे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्हें ब्रश से नहीं वरन विशालकाय हाथों से, उंगलियों से इसको बनाया गया है। तो ये आपका ब्लैक लाइन्स या कंडेंस की चित्र आप दो नंबर लिखिए ले सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी पर एक अति लघु टिप्पणी करें। तो ये सवाल देखा जाए जरूरी है लेकिन बहुत कम आता है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी अति यथार्थवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व चित्र है। चित्र में असज्जित बिना पेड़ों के प्रकृति, भूदृश्य तथा शांति को चित्रित किया गया है। यह चित्र युद्ध के बाद का दृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें सारे मनुष्यों के मारे जाने के कारण शून्यता व्याप्त है। और एक और यहाँ पे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। राजा रवि वर्मा पर एक प्रश्नात्मक निबंध लिखिएगा। राजा रवि वर्मा जिन्हें अपना भारत में अपना ऑयल पेंटिंग को शुरुआत करने वाला माना जाता है, कि अपना भारत में ऑयल पेंटिंग तेले रंगों का अपना इस्तेमाल करने वाले पहले जो हमारा पर व्यक्ति है, जो कि हमारा राजा वर्मा है, जिन्होंने अपना तेले रंगों से कई सारे फेमस चित्र बनाए। और इनके अपने कुछ फेमस चित्र है, जैसे हमारे पास हंस दमयंती है, रावण जटायु युद्ध है, हमारा पर भीष्म प्रतिज्ञा है, और हमारे पास राजा हरिश्चंद्र है। कई ऐसे चित्र हैं जो इनके बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर अपना अगर इनकी बात करूँ तो राजा वर्मा भारत के ख्याति प्राप्त कलाकारों में से एक है। केरल के छोटे से गांव किलिमनूर उनके जीवन का एक प्रारंभ हुआ। एक कलाकार के रूप में रवि वर्मा की कल्पना दृष्टि भारतीय कला के इतिहास में क्रांतिकारी थी। रवि वर्मा भारतीय कला के क्षेत्र में यूरोपीय विचार वाले कलाकारों के प्रतिनिधित्व के रूप में उस समय लोकप्रिय और विशिष्ट कलाकार थे। पानी तथा तेली रंगों की अपनी तकनीक के लिए रवि वर्मा खूब ख्याति अर्जित करते हैं। और यहाँ पर हमारा पर राजा वर्मा है, तो राजा वर्मा ने क्या करा कि बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी गाइडेंस के उन्होंने अपना बस थोड़ा जाना समझा और अपना लगे पेंटिंग करने में, और उन्हें बिना किसी गाइडेंस के अपना तेली रंगों की बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई। भारतीय पौराणिक कथाओं के विस्तृत दृश्य पटल पर पौराणिक कहानियों की नायकों के चित्र किया गया है। रवि वर्मा की कृतियों की समस्त श्रृंखला में पौराणिक नायिका ही प्रमुख है, जो रवि वर्मा की कृतियों की विशेषताएं है। रवि वर्मा के चित्रों में भारतीय देवी देवताओं के चित्र विभिन्न घरों तथा तीर्थ मंदिरों में अभी भी विद्यमान हैं। उनकी ये चित्र मुद्रित चित्रों में, कैलेंडरों में, पोस्टरों में तथा अन्य प्रख्यात कलाकारों और रंगीन शिला मुद्रों पर अंकित और चित्रित है। दुष्यंत, शकुंतला और हंस दमयंती की कथाओं तथा महाभारत के काव्यों के लिए किए गए विभिन्न प्रसंग वे रवि वर्मा की कलाकृतियों में विशेष स्थान रखते हैं। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप हमारे पे है क्या। तो 1947 में प्रगतिशील कलाकारों के एक ग्रुप की स्थापना करने वाले वह सबसे युवा कलाकार थे। बाद में उन्होंने भारत छोड़ दिया, लंदन में रहने लगे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने वाले 5 कलाकारों में से एक थे। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, और विशेष रूप से वे पिकासो और मतिसे से अत्यधिक प्रभावित थे। तो यह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर जैसे कि 1947 आते आते बम्बई के कलाकारों में बेचैनी की लहर उठने लगी, और इसके परिणाम स्वरूप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसे हम अपने कह सकते हैं यहाँ पर हमारा पर PAG की स्थापना हुई। इसमें फ्रांसिस न्यूटन सूजा, मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें अपना हम कह सकते हैं अपना MF हुसैन, सैयद हैदर राजा और कृष्णजी हावलाजी आरा, हरि अम्बा दास गुड़े और मूर्तिका सदानंद बाकरे शामिल थे। तो ये हमारा बनता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो ऐसे हमारे पास आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला, ग्राफिक्स की तकनीकी लिखिए। ग्राफिक्स की तकनीकी है हमारे पे है क्या। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है हमारा पर। तो यहाँ पर हमारा पर ग्राफिक्स तकनीक। चित्र मुद्रण बहुत लोकप्रिय कला है, जिसे पाश्चात्य कलाकार कई शताब्दियों से प्रयोग करते रहे। भारतीय कलाकारों ने चित्र मुद्रण में 19वीं सदी के अंत से ध्यान देना तथा रुचि दिखलाना शुरू किया। बहुत से भारतीय कलाकारों ने आम्र लेखन, ड्राई पॉइंट, ताम्रपत्र उत्कीर्ण, कागज पर उत्कीर्ण आकृति, लिथोग्राफी, लियोग्राफी,
का प्रयोग अपने चित्रों में किया। अब मुद्रण का मुख्य लाभ यह है कि किसी भी चित्र की कितनी भी प्रतिलिपियाँ उपलब्ध हो सकती है। मतलब प्रिंटिंग के बारे में कुछ बताना है कि पहले हमारा पास जो है कि मुद्रण होता था वो हाथों से होता था, मैनुअल होता था। लेकिन फिर अपना जो है कि जैसे समय टाइम आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आई, तो हमारा पर अब जो है मशीनों से हमारा प्रिंटिंग होने लगी। तो कई सारे टेक्स्ट को लेकर, कई सारे फ़ोटोज़ को लेकर हमारा प्रिंटिंग हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हिसाब से आगे जो कुछ 15-16 क्वेश्चन आएंगे, आपको करने क्या है, सारे क्वेश्चन करने हैं। पहले आपको वो करने हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करने हैं जो आपको नहीं भी आते हैं। छोड़िए कोई भी मत। जी हाँ, सारे क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से करके आइए। जी हाँ, कोई क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, खाली चीज़ छोड़ दोगे, तो छोड़े हुए क्वेश्चन में कोई टीचर आपको नंबर नहीं देने वाला। आप गलत भी लिखोगे तो भी कुछ ना कुछ तो नंबर आने के चांस बनते हैं। तो आप जरूर करिएगा। अब बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूरी लिंक है आपको मिल जाएंगे जो होने वाले एग्जाम की तैयारी में आपको हेल्प करते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनुराग सर का नंबर मिल जाएगा, तो उनसे भी कॉन्टैक्ट करके अपना हेल्प ले सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो यहाँ पर आप काफ़ी जैसे पेंटिंग का एग्ज़ाम दीजिए, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।